हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रायस क्लासेस। दिस इज पूजा और मैं आप लोगों को बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन पढ़ा रही थी, जिसमें आज हमें ब्लड ग्रुप को पढ़ना है। ठीक है, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा दिया था कि ब्लड के कितने पार्ट है, क्या है कंपोजिशन। आज मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बात करूंगी। तो हम फर्स्ट क्या क्लियर करेंगे, ब्लड ग्रुप। ठीक है, देखिए ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं और जानते हैं ये किस पे बेस होते हैं, एंटीजन। ठीक है, एंटीजन पे बेस्ड होते हैं। और इसका जो खोज किया था किसने, कार्ल लैंड स्टीनर। इसके डिस्कवर कौन है, कार्ल कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इसके डिस्कवर है कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इसके डिस्कवर है। ओके, इसके डिस्कवर कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, इन्होंने ही खोज किया था। ओके, तो इन्होंने जानते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप 4 टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। किस पे बेस होता है, एंटीजन के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। किसमें, बेस्ड ऑन एंटीजन। एंटीजन के बेसिस पर, एंटीजन के बेसिस पर आता है, किसके बेस पे, 4 बेसिस पर ब्लड ग्रुप को 4 टाइप में, 4 पार्ट में बांटते हैं। 4 पार्ट। ठीक, कौन कौन से, ए बी सी डी, ए बी एंड ओ। ठीक, किस पे बेसिस है, एंटीजन पे। ओके, जिस ब्लड ग्रुप पे जो एंटीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट में बांटे हैं। ठीक है, तो किस पे, जैसे ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इस पे इस पे कौन सा एंटीजन है, ए। बी ब्लड ग्रुप है, इस पे कौन सा एंटीजन है, बी। ठीक, सी ब्लड ग्रुप है, आपका ब्लड आरबीसी में ऐसे ही पाया जाता है ना, सी बोल रहे हैं, ए बी। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप, इस पे ये, एंड लास्ट में ओ। जानते हैं ओ एंटीजन, ओ पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ये नील होता है। ठीक है, इस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये ब्लड ग्रुप पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस पे ये एंटीजन, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ एंटीजन, ये ग्रुप, ब्लड ग्रुप, यहाँ ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक है, ये होता है। और हम किसको दे सकते हैं, यहाँ डोनर्स। ओके, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह 4 पार्ट में बांटते हैं। एंटीजन वाला, जिसपे एंटीजन हो। ठीक है, तो जानते हैं कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गया तो ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्लियर, तो इसीलिए जब एंटीजन ए होगा तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी होगा तो उसका एंटीबॉडी ए होगा। अगर जिसमें एंटीजन दोनों ए बी होगा तो उसका एंटीबॉडी बिल्कुल नील होगा, वहां पे कोई। और जिसमें ये नील, देखिए अब इस पे एंटीजन ए है, ये सपोज दैट एंटीजन ए है, इस पे एंटीजन बी है, इसमें एंटीजन ए बी है, और इस पे नील, इस पे कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको नॉलेज बताती हूँ, शायद कोई नहीं बताया होगा, कि जानते हैं यहाँ पे पहली बार शायद आप लोग सुन रहे हो, ये एनसीईआरटी में दिया है, मतलब एनसीईआरटी में भी मोस्टली जानते हैं एच एंटीजन होता है। इसी एच एंटीजन से आपका ए बी सब बना है, लेकिन एच एंटीजन को काउंटिंग नहीं किया जाता, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप पे नील बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहली बार आप सुन रहे होंगे एच एंटीजन, शायद कोई नहीं बताया होगा, इसलिए मैं पहली बार बता दे रही हूँ। नहीं बोला जाता, एग्जाम में आएगा, नहीं तो नहीं लिखना, नहीं तो आप लोग सोचो कि होता है एच एंटीजन, लेकिन काउंटिंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें नील बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें नील, ये मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, अब एंटीबॉडी देखिए, आपके ये आरबी से एंटीजी किस पे है, आरबीसी पर। ये भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये देखिए, मैं जानते हैं लिखाती नहीं हूँ, मैं समझाने के थ्रू में जो चीजें लिख देती हूँ ना, आप उत्तर बहुत इजी वे में तैयार कर लेंगे। अब जैसे लिखाते कि एंटीजन एंटीबॉडी आरबीसी में पाया, मैं यही लिख दे रही हूँ फिगर में ही, मतलब इसमें समझाने में। आरबीसी पे एंटीजन किस पे पाया जाता है, सरफेस ऑफ आरबीसी पे। लेकिन आपका जो एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में। ठीक है,
मैंने ब्लड कंपोजिशन बताया था कि आपके ब्लड दो तरह, मतलब ब्लड का क्या 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 होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल से, प्लाज्मा से। प्लाज्मा सेल 3 तरह के होते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो उस आरबीसी की बात हो रही है, आरबीसी सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब एंटीजन ए, यहाँ पे आरबीसी ऐसे लिखने मिल जाएगा, आरबीसी में पाया जाता है, ठीक। ये बी, ए बी और एच, इसमें नील है, नीली लिख दिए, नील मतलब नहीं, ओके। अब एंटीबॉडी, मैंने कहा कि एंटीजन का अपोजिट होना चाहिए एंटीबॉडी, ओके। एंटीजन का अपोजिट होना चाहिए एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए का, एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी, यहाँ पे भी इसको सही से लिख लीजिए, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, प्लाज्मा, ठीक। ये आरबीसी में, प्लाज्मा। एंटीबॉडी यहाँ पे क्या होगा, एंटी बी, अपोजिट पाया जाएगा। अब एंटीबॉडी बी है तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एंटी ए, क्लियर। क्योंकि दोनों सेम होंगे तो क्लॉट कर जाएगा, हमें क्लॉट से बचाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, नील होगा, क्या होगा इसमें, नील होगा। और ये एंटीजन में देखिए, इसमें नील क्यों होगा, क्योंकि अगर ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है और दोनों पा जाएंगे तो क्लॉट हो जाएगा ना, मैंने कहा अपोजिट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जब कोई एंटीजन ही नहीं पाया जा रहा, क्लॉट होने का डर नहीं है, तो यहाँ पे आपका एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है, क्लियर, एंटी ए बी, ओके। अब डोनर, डोनर मतलब किसको हम दे सकते हैं, ठीक, मतलब डोनर जो हमें दे सकता है, ठीक है, डोनर देने वाला, क्लियर। अब जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो देखिए इसमें कोई, देखिए हमने कहा एंटीजन एंटीबॉडी सेम होने पे क्लॉट होते हैं, इसीलिए एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी बी होता है, ठीक है। अगर हम एंटीजन ए वाला ही डाल दे, एंटीजन ए, सपोज दैट हम ये ब्लड ग्रुप बी दे दे तो तुम क्लॉट होगा। मैंने कहा सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए ले लिया, सपोज दैट बी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी ए होगा ना, क्योंकि अपोजिट होता है एंटीबॉडी। तो मैंने तुरंत ए ब्लड ग्रुप वालों को अगर जैसे ही बी चढ़ाया, सपोज मैं ए ब्लड ग्रुप वालों को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देते तो इसका एंटीजन ए होता है ना, तुरंत क्लॉट कर जाएगा क्योंकि अपोजिट होता है। तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्लड ग्रुप का सेम मतलब अपोजिट ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं। ये जो लिख देते हैं फिर से, एंटी ए है तो बी होगा, और एंटी बी है तो सेम नहीं होना चाहिए, ये ए होगा, लेकिन इसीलिए ए ब्लड ग्रुप। तो इसको कौन कौन चढ़ा सकता है। अब एक चीज और देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी नहीं दे सकता है, देखो ए ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है क्योंकि इसका एंटीबॉडी बी है, क्लियर। आप यहाँ फील कर रहे हैं बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे बी ब्लड ग्रुप देगा, एंटीबॉडी ए है तो ए बी, इसका एंटीबॉडी ए सेम हो जाएगा, तो इसलिए आपका ए बी भी नहीं दे सकता। ए बी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए बी है, तो कौन दे सकता, ओ दे सकता, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कौन देगा, ओ देगा, क्लियर। दूसरा आपका बी ब्लड ग्रुप, बी को कौन देगा, ओ देगा, क्लियर। फिर आते हैं हम ए बी, फिर ए बी, ए, इसको सब दे सकते हैं ना, इसमें कोई एंटीजन की डर ही नहीं है, इसको कौन कौन दे सकता है, सभी दे सकते हैं, बी एंड ओ, और ओ को केवल ओ दे सकता है, ओके। ओ को कौन दे सकता है, ओ ही, क्लियर। तो ये हो गया एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में, क्लियर। क्या हम लोग पढ़े, ब्लड ग्रुप के बारे में, ओके। हाँ, तो हम लोग ब्लड ग्रुप में 4 तरह के होते हैं, ए बी एंड ओ, ओके। अब एक चीज क्वेश्चन और आता है, शायद आप लोग पूछते हैं एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीजन क्या है, तो सब 90% लोग बोलते हैं प्रोटीन। क्या है एंटीबॉडी को लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, इसका ये क्वेश्चन आता है। लेकिन जानते हैं दोनों, आप एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोटीन का बना होता है, बट एंटीजन आपका किसका बना होता है, एंटीजन आपका बना होता है ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जो आरबीसी पे किस सरफेस पे। तो एंटीजन के बारे में एक लाइन लिख लीजिए, एंटीजन जो है किससे बना होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है ऑलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, ओके। कौन से कार्बोहाइड्रेट, ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, कार्बोहाइड्रेट, ओके। ये कहाँ पाया जाता है एंटीजन, लिख लीजिए, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ
दी सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं एंटीजन। ओके क्लियर। एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। ओके एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस, मतलब किसमें? ऑन प्लाज्मा। किस चीज के बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग एंटीजन का आंसर लिख देते हैं, एंटीजन कार्बोहाइड्रेट का और एंटीबॉडी आपके ग्लाइकोप्रोटीन। ओके एंटीबॉडी आपके ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। क्लियर। तो ये हमारा, अब एक चीज और जानते हैं क्वेश्चन से, लार्जेस्ट आरबीसी किस में पाया जाता है? आरबीसी का क्वेश्चन है ये। ओके अब एंटीबॉडी एंटीजन का तो क्लियर हो गया है। ओके देखिए अब हम लोग देखिए, एक चीज है एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है। अब बी ब्लड, एक चीज और लिखिए कि यूनिवर्सल डोनर कौन होगा और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा। मतलब यूनिवर्सल सबको कौन दे सकता है और सबसे कौन ले सकता है। तो देखिए मैंने बताया था यूनिवर्सल ओ सबको दे रहा है, यहाँ पे भी ओ है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव होता है, जानते हैं। अगर पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन निगेटिव सबको दे सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें भी पॉजिटिव वाला नहीं होगा, इसमें भी यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? ओ निगेटिव होगा। ओके ओ निगेटिव होगा। क्लियर। तो यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव। अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? ए बी है। देखिए ए बी सबसे ले रहा है, ए बी वाले से भी ले रहा है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी। ठीक। तो रिसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी है। क्लियर। तो ए बी में भी प्लस वाला और माइनस वाला सबको दे सकता है, कोई भी, मतलब अपने ही ग्रुप को, नॉट अदर ग्रुप, लेकिन वो सबको दे सकता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ माइनस। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? ए बी प्लस, सॉरी ए बी माइनस। ओके देख लीजिए 2 मिनट। देख लिया? हो गया। देखिए अब हम दूसरा बताते हैं, आर तुरंत नोट कर लिया कीजिए। ठीक है। हाँ अब दूसरा मैं बताती हूँ आपको। एक दूसरा एंटीजन है आर एच एंटीजन, जो कि रेसस मंकी के मतलब पाया जाता है। रेसस मंकी में इसका डिस्कवरी हुआ था। ये भी आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। अब अनदर एंटीजन, अनदर एंटीजन। ओके एक दूसरा एंटीजन, अनदर एंटीजन मतलब दूसरा एंटीजन। कौन? आरबीसी के सरफेस पे ये भी पाया जाता है। रिसर्च किसमें किया गया था? रीसस मंकी। इसमें रीसस मंकी में इसको खोजा गया था। इस एंटीजन का नाम है आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी के सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पर। ओके तो इस तरह से आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। जानते हैं हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसमें 80% आर एच पॉजिटिव होते हैं और 20% आर एच निगेटिव होते हैं। ठीक है। कितने? हमारे एनवायरमेंट में 80% पीपल आर एच पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और 20% पीपल आर एच कितना होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है। आर एच निगेटिव होते हैं। क्लियर। ये हो गया। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि इसको देख लीजिए। मैं एक चीज और आप लोगों को बताती हूँ कि आर एच इनकम्प्लीबिलिटी क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, लिख लिया? इसमें क्या होता है, देखिए आप, इसमें क्या होता है, आर एच इनकम्प्लीबिलिटी बताना चाह रही हूँ। एरिथ्रोब्लास्टिक फिटोलिस एक बीमारी है जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी में होता है। इसमें क्या होता है कि जो मदर आर एच निगेटिव है, तो जानते हैं जो फीटस है या फादर, देखो अगर बच्चा आर एच पॉजिटिव आया तो इसका मतलब पिता से आया। अगर ये पिता आर एच पॉजिटिव है तो ये बीमारी होती है।
ठीक है। ये क्यों होता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब RH के सेम ग्रुप ना होने से, ठीक है। RH निगेटिव का RH निगेटिव होने से, RH का पॉजिटिव ना सेम ना होने से। अगर मदर RH पॉजिटिव होता, पिता भी RH पॉजिटिव, तो ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये पहले जो बच्चा होगा, न्यू बॉर्न होगा, उसमें नहीं आएगी, ये जो दूसरा बच्चा होगा उसमें आएगी, ठीक है। तो इसको RH इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं, या RH क्या कहते हैं? RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। और यह कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्या कहते हैं इसको? इससे क्या होता है? हीमोलाइटिक, बता रहे क्या होता है? हीमोलाइटिक डिजीज। अभी इस बीमारी के बारे में सुने होंगे आप, ऑफ न्यूबॉर्न। ये बीमारी है छोटे बच्चों में। इसका रीजन में बताती हूँ क्या होता है। दूसरा, ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत हो रही है, इसको और बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस, ठीक है। फिटस में होता है, फिटैलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस में होता है तो फिटैलिस, ठीक। ठीक, इसमें क्या होता है, जो देखिए आपकी जो माँ होती हैं, अगर वो निगेटिव है, ठीक, आपकी माँ मतलब जो बच्चे की माँ होती हैं, अगर वो निगेटिव है, ठीक, और बच्चा पॉजिटिव है। बच्चा पॉजिटिव कहाँ से होगा? जैसे मदर, मैं यहाँ लिख के समझा रही हूँ आपको। जैसे इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि कंपीट नहीं कर पा रहा, बराबर नहीं हो पा रहा है। ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्लॉट हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इस बीमारी में ब्लड का सेम ग्रुप ना होने से क्या हुआ? ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? माँ और बेटे का सेम ग्रुप होने के ना वजह से ये बीमारी आ रही है, ठीक है। तो अगर माँ RH निगेटिव हो गई, मदर RH निगेटिव है, ठीक, और जो बच्चा या पिता, अरे भाई पिता से तो बच्चा आएगा, जैसे माँ निगेटिव है तो बच्चा निगेटिव नहीं है, तो पिता का ही बच्चा हुआ ना, मतलब पिता से ही पॉजिटिव आया। तो अगर फादर आर फीटस, ठीक, फादर ऑफ फीटस मतलब बेबी, ठीक है, RH पॉजिटिव हुआ, फादर RH पॉजिटिव हुआ, या तो फीटस होगा ही, कॉमन सी बात है। अगर माँ वाला क्वालिटी गया, जैसे माँ वाला ब्लड ग्रुप गया तो निगेटिव ही होगा, लेकिन अगर कहीं पिता वाला गुण गया मतलब फीटस में, तो ये प्रॉब्लम आती है। और पहले बच्चे में नहीं आती है, सेकेंड प्रेगनेंसी में आती है। रीजन में बताती हूँ क्या होता है। क्या होता है? बच्चा मर जाता है क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब इसका मैं रीजन बताती हूँ, ठीक है। देखिए, सपोज दैट, मैं इस पेज पे बनाती हूँ, ये चीज लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज दैट एक प्रेग्नेंट माँ है, ओके, मैं बता रही हूँ, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH निगेटिव है, ठीक, RH निगेटिव है। और ये जो फीटस है, ये बेबी है जो पेट में, इसका RH पॉजिटिव है, ठीक, RH पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा? पहला प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि इसका ब्लड इसमें मिल नहीं पाया है। जब से जानते हैं, जब ये बच्चा निकल गया तो दोबारा उस समय तो कुछ नहीं हो पाएगा। माँ का और बच्चे का ब्लड मिल जाएगा, और जब ब्लड मिल जाएगा तो पहला बच्चा तो निकल चुका, वो बच गया। लेकिन जब दूसरा बेबी प्रेग्नेंट होगी तो उसके लिए एक एंटीजन, जानते हैं हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी बनता है, एंटीजन बनता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? जो एंटीबॉडी बन जाता है लड़ने के लिए सेकेंड प्रेगनेंसी में, वो जैसे ही RH पॉजिटिव का बच्चा फिर से पेट में आता है, तुरंत उसको मार देता है। क्यों? क्योंकि वो वेट करता है। देखो बता रही हूँ, पहले फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगा, पहला बच्चा होगा, वो नॉर्मल होगा, बच्चा एकदम सही होगा। आप सुनते होंगे बच्चा रुकता नहीं है, मतलब कुछ लोगों में नया एब्रिविएशन यही है, ठीक है। पहला मतलब बच्चा हो जाता है, दूसरा बच्चा आके मर जाता है, ठीक है। बट सेकेंड ये प्रॉब्लम आती है जो मैंने बताया, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न या इरिथ्रोब्लास्टिक फिटेसिस। ये जब क्या होता है? सेकेंड बेबी में आता है। फिर अब पहला प्रेगनेंसी नॉर्मल हो गया, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है? ये बीमारी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ जानते हैं? जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, तो हम लोग, जैसे हम लोग को बुखार होता है, कोई चीज होता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडी बनता है। उसके लड़ने के लिए एंटीबॉडी तुरंत बनता है हमारे
प्रोसेस में होता है, ये आपके न्यूक्लियस को दिमाग मतलब जाता है सेंटर, वहां से तुरंत एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। मैंने बताया था जब आपको सेल पढ़ा रही थी। फिर वही अब इस RH नेगेटिव, माँ के पेट में RH नेगेटिव ब्लड है, जैसे ही आज जानते क्या होता है, पहला प्रेगनेंसी में इसके क्या प्लेसेंटा होता है, माँ बच्चे से जुड़ा होता है प्लेसेंटा के द्वारा, इस दोनों का ब्लड मिल जाता है, दोनों का ब्लड क्या हो गया, मिल गया, दोनों का ब्लड मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। ओके, पहला बच्चा तो निकल गया, वो सेफ हो गया, लेकिन दूसरा कह रहा है ठीक है, वेट कर रहा है। कौन जानते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है कि एंटीबॉडी बन जाता है उसके खिलाफ, इसके खिलाफ, यानी इस ब्लड ग्रुप के खिलाफ। उसको लगता है फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब हमें मारने वाला, हमें अटैक करने वाला, हमें परेशान करने वाला ये पार्टिकल्स है, इसीलिए इसके तुरंत एंटीबॉडी बना तैयार रहता है। ठीक है, कि आओ दोबारा आते हो, फिर अटैक करता है। इसीलिए तो आपके जो जीवाणु कीटाणु कैसे मरते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जिसमें एंटीबॉडी बनता रहता है। मैंने बताया था कई जगह आपके ब्लड में, कई जगह ये सिस्टम है। ठीक है, तो एंटी क्या बन जाता है, एंटी RH एंटीबॉडी बन जाता है। RH इसके किसके, RH पॉजिटिव के प्रति, RH पॉजिटिव एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी बन गया। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, जैसे ही दोबारा माँ प्रेग्नेंट होती है, इसको फॉरेन पार्टिकल्स, ये देखो एंटीबॉडी किसके प्रति बना है, RH पॉजिटिव के प्रति, और जैसे ही दोबारा वो प्रेग्नेंट होती है तुरंत उसको मार देता है बच्चे को, फिर बच्चा नहीं रुकने वाला। हाँ, इसका रोकने का एक तरीका है, इसका रोकने का ये तरीका है कि जैसे ही बच्चा निकला, माँ को तुरंत एक दवा आती है, तुरंत वो सुई अगर लगा दिया जाता है तो फिर क्या होता है, बच्चा रुक जाता है। तब उस समय ये एंटीबॉडी को मार दिया जाता है ना, इस समय ये नहीं रिएक्ट कर पाता, उस समय ब्लड मिलता है, तुरंत उस पर दवा लगा दिया जाता है, उसको सप्रेस कर देता है और उस तरह से नहीं रुक हो पाता है, तो इस तरह से वो बच जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज होता है, RH एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीबॉडी बन जाता है, जो कि क्या कर रहा है, बच्चे जिससे दोबारा प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिखो, समझना है बस, क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, दोबारा प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, जो भी लिखो, दिक्कत आती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, आती है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, अभी मैंने इस पेज पर बताया था, ये हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न या इथ्रोब्लास्टोसिस। क्या होता है, इथ्रो मतलब ब्लड, ब्लड का नाम, RBC का नाम इथ्रो था ना, ब्लास्टोसिस मतलब क्लॉट हो जाना, किसका, फिटस का, इसी बेस पे नाम हो गया, इथ्रो ब्लास्ट हो गया ना, इथ्रो, इथ्रो मतलब ब्लड, आपका RBC को इथ्रोसाइट बोलते हैं, इथ्रोब्लास्टोसिस, किसका, फिटस का, उसी के हिसाब से नाम पड़ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं, नॉर्मल सी चीज है। हाँ, इसको रोका जा सकता है, एंटीरोगम डी आता है एक दवा, जो क्या करता है, ये इसको सप्रेस कर देता है, सप्रेस मतलब दबा देता है, और फिर दोबारा आपकी, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी के जस्ट बाद, जस्ट जैसे बच्चा निकला तुरंत ये काम किया जाता है। आपका पहला बच्चा जैसे हुआ, एंटीरोगम डी नामक दवा को लगा दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो क्या करते हैं, तुरंत इसमें लिखना तो लिख लीजिए, 2 सेकेंड देख लीजिए फिर से, ऐसे क्या होता लिखाना। ठीक है, चलिए रोक के देख लीजिएगा। ओके, तो फिर क्या करते हैं, तुरंत एंटी RH एंटीबॉडी का रोगम डी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट, जैसे तुरंत आपका बच्चा निकलता है, फर्स्ट बेबी, तुरंत ये सुई लगाओ तभी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो कौन सा बीमारी, रोगम डी, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, रोगम डी, ये क्या करता है, तुरंत सप्रेस कर देता है। ओके, ये क्या है, एंटी RH एंटीबॉडी, आपको इसके एक एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडी उसी समय इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बच्चा किस कब लगाया जाता है, ये भी लिख लीजिए, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, लिख लीजिए, इमीडिएटली आफ्टर द, मतलब आफ्टर मतलब पहला बच्चा के, हिंदी में लिख लो, फर्स्ट बेबी के तुरंत बाद, फर्स्ट बेबी के निकलने के बाद। ठीक है, मतलब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के तुरंत बाद, इमीडिएटली लगाओ,
तुरंत बाद ये सुई लगा देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे देख लीजिए एक बार पीछे करके, ये एक बार क्लियर कर लीजिए। ओके, हो गया। यहाँ भी देखिए, इसमें तो कुछ लिखा है नहीं, थोड़ा सा टफ है, ये देख लीजिए। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक। अब ब्लड क्लॉटिंग थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, फिर लिम्फ बताती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग ये भी पूछा जाता है, हाँ, यहाँ पे मैं लिखाती हूँ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, देखिए ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि हमारा जब ब्लड क्या होता है, जब कहीं कट जाता है तो उसको ब्लड का जब रुक जाना ही ब्लड क्लॉटिंग कहता है। और इसमें जो क्या होता है, कई रीजन से होता है, जैसे हमारा कहीं भी मैं बता रही हूँ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। देखिए, जब हमारा डैमेज टिश्यू हुआ या ठीक है, कहीं पे हाथ कट गया, सपोज मैंने कहा हाथ कटा, ये हमारा हाथ कट गया, यानी क्या डैमेज हुआ, टिश्यू है ना हमारा, सेल सेल से टिश्यू, तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। डैमेज टिश्यू या कटा हुआ, जो भी अपने लैंग्वेज में लिखिए, डैमेज टिश्यू या कटा हुआ ऊतक। ओके, कट गया तो उससे पता है, या इसमें हमारे ब्लड में मैंने बताया था कि आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स, इससे प्लेटलेट्स से ब्लड बह रहा है ना, चलो मैं ब्लड बना रही हूँ, कट गया, ब्लड ब्लड है, और इसी ब्लड में आपके क्या है, डैमेज टिश्यू तो है ही, यहाँ मैं प्लेटलेट्स बना रही हूँ, इसी इसमें प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड ये बह रहा है, कट गया, ब्लड बह रहा है। ओके, क्लियर। अब क्या होगा, इससे जानते क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए सीक्वेंस देखिए, इससे क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, डैमेज टिश्यू से भी और प्लेटलेट से, दोनों जगह से क्या निकल रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए अब यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपके लीवर में सॉल्युबल फॉर्म में प्रोथ्रम्बिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोथ्रम्बिन। ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके ब्लड में थ्रोम्बोकाइनेज भी पाया जाता है, उसको एक्टिव करता है। किसको एक्टिव करता है, थ्रोम्बोकाइनेज, यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक। थ्रोम्बोकाइनेज को, सॉरी, थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोकाइनेज निकला। ये क्या करता है, आपके प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। क्या कर रहा है, आपके प्रोथ्रोम्बिन, क्वेश्चन आता है कौन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्ट, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये प्रोथ्रोम्बो जो थ्रोम्बोकाइनेज की उपस्थिति में किसमें चेंज हो गया, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। ओके, अब ये क्या हो गया, थ्रोम्बिन क्या हुआ, देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ मिलता है, ये भी क्वेश्चन है, आपके सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब घुला हुआ फॉर्म, कहाँ पे, लीवर में, तो यहाँ पे लिख लीजिए इन सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल मतलब घुला हुआ, चल रहा है, लिक्विड। ओके, किसमें, इन लीवर, कहाँ पे, लीवर में। ओके, इसको थ्रोम्बोकाइनेज के में से देखिए, दोनों में से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, जो थ्रोम्बोकाइनेज पे एक्टिव किया, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हुआ, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया। अब देखिए कैसे क्लॉट हो रहा है, सॉल्युबल था ना, तो सॉल्युबल प्रोथ्रोम्बिन सॉल्युबल बह रहा था, ठीक है, लीवर में बनता है, ठीक है, आपके ब्लड में बह रहा था, उसको तुरंत थ्रोम्बोकाइनेज किसमें किया, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन मतलब इनसॉल्युबल, अब थोड़ा सा क्लॉट हुआ, इनसॉल्युबल, यही सब मिलके क्लॉट करेंगे। ओके, इनसॉल्युबल हुआ, जानते। अब ये जो थ्रोम्बिन है ना, इनसॉल्युबल इसका फॉर्म लिखे, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, आपके फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन के, आपके ब्लड में फाइब्रिनोजन भी है, अब इस फाइब्रिनोजन के, आपके ब्लड क्लॉटिंग 13 फैक्टर है, कितने, 13 फैक्टर है आपके ब्लड क्लॉट करने में, 13 फैक्टर। कैल्शियम भी है, कैल्शियम चौथा नंबर का है, ठीक है, बहुत बड़ा है ये, तो हमें याद नहीं है, कैल्शियम भी है, प्रोथ्रम्बिन है, थैम्बिन है, ठीक है, तो ये 13 फैक्टर है पूरा मिला के, उसी में फाइब्रिनोजन भी है। अब फाइब्रिनोजन, देखिए फाइब्रिनोजन को ये कौन एक्टिव कर रहा है, ये देखिए, थ्रोम्बिन को लिख लीजिएगा इनसॉल्युबल, यहाँ लिख देते हैं इनसॉल्युबल। कितने फैक्टर हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग के, 30, इतना तो नाम तो याद कर लीजिए, इसमें से आपका 6 फैक्टर हट गया है, ठीक। फाइब्रिनोजन वो सब नहीं लिखा रहे हैं, वो डिटेल है। ओके, अब ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर रहा है, जन को
चेंज कर रहा है कौन, थ्रोम्बिन, THROMBIN, ठीक है, फाइब्रिन में। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ठीक है, फाइब्रिन में। फिर क्या होगा, देखिए सब जगह कैल्शियम आयन यूज होगा, ये ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो ये सॉल्युबल फॉर्म है, फिर मतलब सॉल्युबल मतलब चल रहा है, हमें क्लॉट करना मतलब रोकना है, नहीं तो ब्लड गिरता रहेगा ना, तो उसके लिए मैकेनिज्म चल रहा है। अब ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब रुक जाना, मतलब क्लॉट होना, खुल, अरे भाई जब सॉल्युबल होगा तो अपना चलता रहेगा, इनसॉल्युबल होगा तो रुकेगा, ठीक। तो अब देखिए क्या हो रहा है, हमारा हाथ कट गया, ठीक, आप अपने दिमाग में फील कीजिए, हमारे ब्लड में, ब्लड मैंने बताया 3 फैक्ट, मतलब उसमें एक बताया था प्लेटलेट्स, सेल में प्लेटलेट्स और उस डैमेज टिश्यू दोनों निकल थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकालते हैं, दोनों निकाल के क्या निकाले, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिव किया। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या किया, आपके प्रोथर्म्बिन जो आपके लीवर में बनता है, सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये चल रहा है, सॉल्युबल फॉर्म में बह रहा है। फिर इसके क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव किया, ये प्रोथर्म्बिन थ्रोम्बिन को एक्टिव किया। थ्रोम्बिन क्या किया, तुरंत देखिए ये थ्रोम्बिन क्या किया, देखिए ये इसको एक्टिव किया, फिर ये, अब ये सबको एक्टिव किया, ये इसको करेगा। फिर फाइब्रिनोजन को, फाइबर जो हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड फाइबर में है, फाइबर जो चल रहा है, सॉल्युबल है ना, तो चल रहा है, फिर इसको क्या करेगा, फाइब्रिन में चेंज होगा। और जानते हैं आपका ब्लड आपको दिख नहीं सकता, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा, आपका तुरंत ब्लड क्यों रुक जाता है, ऐसे 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 जाल बन जाता है फाइब्रिन का, और इसी जाल में ये जो ब्लड प्लेटलेट्स सारी चीजें इकट्ठा हो जाते हैं, और इसलिए हमारा ब्लड क्लॉट होना मतलब ब्लड बहना रुक जाता है, ठीक, ऐसे रुकता है, ऐसे फाइबर बन जाता है। फाइब्रिन देखो, फाइब्रिनोजन जो घुला, देखिए कुछ नहीं कर रहा है, ये घुले हुए फॉर्म को इनसॉल्युबल फॉर्म में, मतलब थक्के फॉर्म में बना रहा है, जो घुला है जो चल रहा है उसको क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए हमारा, ये देखिए हाथ कटा, हाथ कटने के बाद प्लेटलेट्स और ये दोनों मिलकर क्या, बस यही नाम है आपको याद करना, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाले, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया, एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, एज आया ना तो एंजाइम है, इसको एक्टिव किया, ये क्या आपका जो ब्लड प्रोथर्म में देखिए सॉल्युबल फॉर्म, इसको रोकना है, इसको रोकना है, तभी ब्लड क्लॉट होगा। दो जगह इसको रोक दिया, प्रोथर्मिन तुरंत चेंज हो गया थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, ये अपना, ये इसको किया, फिर ये इसको करेगा, फाइबर है ना, जो फाइबर जो चल रहा है सॉल्युबल फॉर्म में, उसको तुरंत एक्टिव किया, और ऐसे फाइबर बन गया, और ऐसे ऐसे जाल बन जाता है, और इसी जाल में आपके ये सारे प्लेटलेट्स सारे इकट्ठा हो जाते हैं, बस ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लियर, ये है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ओके। फिर अभी ब्लड क्लॉटिंग खत्म, ये होता है ब्लड का पूरा टॉपिक खत्म। तो मैंने बताया था ब्लड सर्कुलेशन में, हमने बताया कि 2 चीजें होती है, एक आपका होता है ब्लड, दूसरा आपका होता है लिम्फ, ठीक। अब हम लिम्फ पे आते हैं, ठीक है, मैंने बताया था 2 लिक्विड होते हैं, एक ब्लड, अब लिम्फ, लिम्फ क्या करता है, ये फैट का मतलब वो करता है एब्जॉर्प्शन, देखिए ठीक है, लिम्फ के बारे में, इसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, क्यों, क्योंकि टिश्यू से जानते हैं, जब आपका जैसे ऐसे ब्लड जा रहा है, ब्लड वेसल्स जाते हैं, तो जब, या मैंने कल बताया था आप लोगों को जब आप वो पढ़ा रहे थे, कि जब टिश्यू ऊतक के बीच में और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होता है CO2 का और ऑक्सीजन का, तो उसमें से जानते हैं कुछ द्रव ऐसे से बाहर निकल जाता है, ये कुछ द्रव बाहर निकल जाता है, और यही द्रव एक बार फिर से एक नली में होके चला जाता है, इसी को लिम्फ कहते हैं। इसीलिए क्यों टिश्यू फ्लूइड क्यों कहा, क्योंकि ऊतक का एक फ्लूइड है, ऐसे एक्सचेंज करने में थोड़ा, जैसे कोई चीज होता है ना कि आप बाल्टी से कोई चीज एक्सचेंज करो, तो जो नीचे बाद में गिरे उसको किसी चीज में इकट्ठा कर लो, समझ में, आप एक्सचेंज कर रहे हो, और एक्सचेंज करने में थोड़ी सी चीजें जो गिरे, उसी फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, तो वही चीज होता है। चलिए मैं इसको फिर से लिखती हूँ। देखिए क्या है, लिम्फ क्या है, एक टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड, फ्लूइड, ठीक, टिश्यू फ्लूइड है, ओके, एक कोशिका मतलब ऊतक द्रव है, ठीक है, इसका हिंदी होगा ऊतक द्रव, ठीक है। अब देखिए ब्लड में से क्या क्या निकाल दो, ऊतक बन जाता, मतलब ये लिम्फ बन जाता, ब्लड से आपके RBC को निकाल दो, एंड आपके प्लेटलेट्स को निकाल दो, इसके पीछे देख लीजिएगा ब्लड का कॉम्पोजिशन, तभी समझ में आएगा, ठीक। देखिए आपका मैं सपोज बताने जा रही हूँ, ये आपका हार्ट है, इसमें हार्ट के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
यहाँ से हमने क्या बताया था कि आपके ये बेन इधर बना दो, इधर बना दो, सपोज मैं इधर बना रही हूँ, बेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ठीक। बेन आपके सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं, वेन्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेन्यूल्स कहलाते हैं। ओके, ऐसे बता, देखिए इधर से हमारा बेन है, इधर हमारा प्योर ब्लड है, अर्थ से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है, और इसमें क्या ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 ज़्यादा है। मैं बस लिम्फ समझाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लिम्फ कहाँ से निकल रहा है देखिए, अभी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, कभी नहीं भूलेगा। ये देखिए ऐसे गया, ठीक। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा। अब यहाँ पे आपका टिश्यू था, आपके इंस्पायरेशन में बताया था। अब यहाँ पे आपका एक कैपिलरी में टूट जाता है, ठीक। कैपिलरी में टूट गया, और जब कैपिलरी में टूट हो जा रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा, तो चेंजिंग होगा ना, ऑक्सीजन और CO2 के बीच में चेंजिंग हुआ, यहाँ पे CO2 जाएगा और वहां से ऑक्सीजन इसको देगा। इस चक्कर में कुछ द्रव यहाँ पे जब चेंज होता है तो गिर जाता है, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा और हार्ट से मिल जाएगा, यानी यहाँ पे CO2 वाला ब्लड अब जाएगा और हार्ट से मिल जाएगा, और ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे एक्सचेंजिंग हो रहा है, ठीक, एक्सचेंजिंग हो रहा है, तो क्या कुछ ब्लड यहाँ पे रिस जा रहे हैं, क्या हो रहा है, छन जा रहा है, कुछ ब्लड छन जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्लाज्मा और सब चीजें यहाँ पे छन जा रहा है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक। यहाँ पे जो छन जा रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, उसी को क्या कह रहा है कि लिम्फ हो गया। क्लियर? यहाँ पे जानते हैं, ये सब चीजें समझाया ही मैंने कि यहाँ पे ये आपका वो है टिश्यू, कैपिलरी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, सॉरी, ये टिश्यू है, और इसी टिश्यू में सब वर्क होता है, अरे वही ग्लूकोज टूटता है, श्वसन होता है, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो चीजें छन गई, आपके RBC छोटे, ठीक है, ये सब चीजें छन जाती हैं, तो यही आपका लिम्फ होता है। तो ब्लड में से RBC निकाल दो, लार्ज पार्टिकल्स, प्लेटलेट्स निकाल दो, तो जो बचा, जैसे जो सीरम बचा, ये सारी चीजें, इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर का फ्लूइड है। क्या है? बाहर का फ्लूइड है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, देखिए एक बार इसको, ये यहाँ पे पूरा हार्ट मिलता है, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, तो अब मैं लिम्फ के बारे में लिखा देती हूँ, कुछ लिखाएंगे नहीं, मतलब वो जो जो पढ़े हैं आप उसी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यही लिख देती हूँ। देखिए लिम्फ को क्या कहते हैं, लिम्फ का नाम क्या क्या है। लिम्फ को ECF कहते हैं। ECF क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन देखिए, एक्स्ट्रा, इसका हिंदी लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखिए यहाँ पे ECF, क्योंकि ये सेल के बाहर का द्रव है, सेल के बाहर का द्रव। अरे भाई देखिए यहाँ पे, पता नहीं समझ में आ रहा, देखिए ये आपका ऊतक है और ये आपका कैपिलरी है। जब दोनों छानते हैं तो इसी में से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं, रिस जाते हैं, छन जाते हैं, इसीलिए इसको ECF कहते हैं, ठीक है। तो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसकी फुल फॉर्म क्या होगा, एक्स्ट्रा, सेल के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल, फ्लूइड मतलब द्रव, सेल के बाहर का द्रव, सेलुलर फ्लूइड, ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, क्लियर? लिम्फ हो गया। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, मिडिल मैन। मिडिल मैन क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में है, बीच का काम करता है। एक दूसरा नाम मिडिल मैन, मिडिल मैन, क्लियर? इसको मिडिल मैन इसलिए कहते हैं। इसी को लिम्फ भी कहते हैं, लिम्फ तो लिखा ही है, ठीक। अब एक चीज और, लिम्फ को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एकदम समझ सकते हैं, कुछ नहीं है लिम्फ। लिम्फ क्या है, प्लाज्मा, आप क्या करें, हाँ, प्लाज्मा से, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट। देखिए आपके ब्लड में मैंने क्या बताया था कॉम्पोजिशन, कि ब्लड होते हैं, उसमें RBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक, और कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो सारे जब छन जाते हैं ब्लड में से, जो सबसे छोटा आपका लिम्फोसाइट होता है, आपका WBC होता है, वही दोनों बच्चे हैं सारे। देखिए सबसे छोटा प्लाज्मा होता है, मतलब पतला होता है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, वो तो छनेगा ही, कंफर्म है। उसके साथ साथ जो सबसे छोटे WBC होते हैं, तो आपके लिम्फोसाइट, मैंने बताया था लिम्फोसाइट, WBC, लिम्फोसाइट छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं ब्लड में से क्या क्या छान ले, या सीधे डायरेक्ट लिख दो, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लस क्या है, लिम्फोसाइट, ठीक।
लिम्फोसाइट, ठीक है, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट। दूसरा, ब्लड से क्या क्या निकाल रहे हो आप, दूसरा रूप लिख सकते हो, मतलब मेरा मतलब लिम्फ करके लिखिएगा, ठीक है, लिम्फ बराबर ब्लड। और ब्लड से क्या निकालेंगे, अब ब्लड को क्या लिखेंगे, में से क्या क्या निकाल दो, आरबीसी निकाल दो, प्लेटलेट्स निकाल दो, जैसे मैं लिखा ही ऊपर प्लेटलेट। अब समझ में आ रहा है ना कि वही छनेंगे जो छोटे होते हैं, तो ये सब चीजें छन जाते हैं। और क्या निकालोगे ब्लड से, और क्या करना है, अब और कौन लिख सकते, ये तो हो गया, या लिख सकते हो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट, इसको ये भी लिख सकते हो, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी का ही एक रूप है लिम्फोसाइट, ठीक। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो लिम्फ को। ये क्या करता है, ये आपके फैट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। अब जानते हैं ये सारी जो चीजें हैं ना, ऐसे लिम्फ वेसल्स निकले होते हैं, ये किस में जाएंगे, ये जो आपका छना हुआ द्रव है, ये आगे ऐसे लिम्फ वेसल्स में जाएंगे और फिर जाके यही मिल जाएंगे, इसी ब्लड में मिल जाएंगे, जानते हैं। ये आगे ऐसे लिम्फ वेसल जाके इसी में फिर से मिल जाएंगे और फिर से इसमें चले जाएंगे, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, पानी की मात्रा मतलब उसका लिक्विड का मात्रा कम हो जाएगा। फिर ऐसे से जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 लेंगे, फिर CO2 लेके जाएगा हार्ट के पास और यहीं पे छनता रहेगा और ये आगे जाके इसमें मिलता रहेगा। इस तरह से लिम्फ का बैलेंस रहता है, क्लियर। तो क्या करें, लिम्फ क्या करेगा, कलेक्ट किसमें, लिम्फ कैपिलरी, जैसे ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी ही तो है आर्टरी वेन, तो ऐसे लिम्फ कैपिलरी होता है, और ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा और वेसल्स में आके जाके मिल जाएगा, ठीक। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लिख लीजिए एक बार। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस ये क्या करता है, ये फैट को ले जाता है, आपका इसमें लिख सकते हैं कि लिम्फ क्या करता है, फैट मतलब फैट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फैट को एब्जॉर्ब, लैक्टियल्स जो होते हैं। और क्यों, क्योंकि व्हाइट कलर दिखने की वजह से, फैट व्हाइट कलर दिखने की वजह से ये व्हाइट दिखते हैं, लैक्टियल्स, फैट एब्जॉर्प्शन। जैसे ब्लड क्या करता है, आपके और चीजें एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। अब हम लोग सर्कुलेशन, अब हार्ट के बारे में, कैसा कैसा हार्ट होता है, कैसा सर्कुलेशन पाथवे होता है, जैसे कुछ कैसे सर्कुलेशन चैप्टर का नाम है, तो जो फ्लूइड हो गए उससे हमें सर्कुलेशन करना है, क्लियर। तो सर्कुलेशन पाथवे, मतलब सर्कुलेशन दो तरह का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और दूसरा आपका होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी। देखिए ओपन क्या होता है कि जानते हैं, जैसे कुछ जानवर, जैसे आपके कुछ फाइलम, मैंने फाइलम पढ़ा दिया, अब जाके देखिएगा तो समझ में आएगा, मतलब डिफरेंट और जो एनिमल्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, तो डिफरेंट फाइलम के एनिमल में डिफरेंट मेथड होता है आपके सर्कुलेशन का, ठीक है। कुछ में होते हैं ओपन और कुछ में क्लोज, ओके। तो जो ओपन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है डायरेक्ट किसमें, जैसे आपके वेसल्स में नहीं होते, डायरेक्ट आपकी बॉडी कैविटी में, जैसे आपका शरीर है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एक क्लोज सिस्टम, क्लोज क्यों कहते हैं, आर्टरी ब्रेन जाके कहीं नहीं खुलता हमारी बॉडी में, जैसे ये हार्ट है, हार्ट से आर्टरी और वेन सीधे से क्लोज रहते, कहीं ओपन नहीं होते, ये सीधे जाके हार्ट में ओपन होते, कहीं और नहीं ओपन होते, तो इसलिए इसको क्लोज कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लड होता है हार्ट से पास करके लार्ज वेसल्स, डायरेक्ट एक लार्ज वेसल्स होता है, और आपकी बॉडी का सपोज दैट आपका शरीर है, ठीक है, एक हार्ट से लार्ज वेसल्स तो सीधे आपके शरीर के अंदर खुल जाता है, और ये क्या करता है, ऐसे इसी में एक क्लोज सिस्टम में रहता है, इसलिए इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और ओपन कहते हैं कि जैसे सपोज दैट ये है, ये कोई व्हीकर है और यहाँ से हार्ट है और हार्ट से लार्ज वेसल्स तो डायरेक्ट आपकी बॉडी में आ गया, तो इसलिए इसको ओपन कहते हैं, क्लियर। ओपन और क्लोज तो अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें जैसे हमारे ऑर्गन, ऐसा तो नहीं हमारा ऑर्गन इसमें भीगा हुआ है, भाई ब्लड में हमारा ऑर्गन सिस्टम तो अलग अलग है, उसमें कुछ भीगा नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गन ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे हर क्या मतलब सपोज ये आपके कुछ भी कोई भी ऑर्गन, या आपकी किडनी हुए, कुछ
वो जो भी सारे ऑर्गन ऐसे डिप रहते हैं, ऑर्गन के बीच में ऐसे ब्लड रहता है। क्लियर? तो इसीलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गन डिप रहेंगे, भीगे रहेंगे, ऑर्गन डिप इन ब्लड। ठीक है, तो इसमें यहीं पे लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, समझाने के लिए बताया था कि इसमें ऑर्गन हमारे भीगे नहीं रहते कि हमारे ऑर्गन खून में भीगे रहे, इसमें क्या होता है, ऑर्गन डिप होते हैं। ठीक है, तो लिखिए ऑर्गन डिप, इसमें क्या होता है कि ब्लड पंप बाय हार्ट, इसमें लिख लीजिए क्या होगा, ब्लड पंप करेगा, सिंपल लैंग्वेज लिखिए, बाय हार्ट, हार्ट से क्या हो जाएगा, एक लार्ज वेसल में हार्ट, फिर यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट अपने लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में लिखिए कि ये क्या करेंगे, लार्ज वेसल से, बाय लार्ज वेसल, कहाँ ओपन होगा, वेसल, ये लार्ज वेसल से डायरेक्ट ओपन होगा एक स्पेस कैविटी, यानी सपोज लो बॉडी कैविटी, कहाँ, हमारे शरीर के अंदर जो गुहा होता है, जो कैविटी होती है, ओपन, फिर यहाँ से लार्ज वेसल कहाँ से ओपन होगा, ओपन होगा किसमें, एक आपका लार्ज स्पेस ओपन होगा, स्पेस, हमारे शरीर का जो स्पेस है अंदर, स्पेस हमारी बॉडी में नहीं होता, दूसरे जानवर में होता, या कहाँ पे, स्पेस में, या बॉडी कैविटी कह सकते हो, आर सॉरी ऑफ नहीं, आर बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी, और ये क्या करेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, रट लीजिए, क्लोज बाय द आर्टरी एंड वेन। ओके, तो ये क्लोज सिस्टम होता है। ओके, अब एग्जांपल लिख लीजिए, जानते हैं इसके एग्जांपल आपके आते हैं मोलस्का। ठीक, इसमें आपके आते हैं मोलस्का, मोलस्का अपने बताया था, जिसमें सीपिया होता है, घेगा होता है, ये सब चीज, ठीक है, हम बोलते हैं उसको, हाँ पाइला होता है। ठीक है, इन सब चीजों में, और इसमें आपके आर्थ्रोपोडा आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसके आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मतलब समझते हैं, इंसेक्ट वाला। ठीक है, आपके जो इंसेक्ट होते हैं, इसकी मोलस्का इसलिए ये आएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, और एनसीईआरटी का ही कंपटीशन में आता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, लीचेज, लीचेज जानते हैं, देखिए आपके जो एनिलिडा है, ध्यान दीजिए एक्सेप्शन आता है, एनिलिडा मतलब एक केचुआ वाला, नेरिस वाला, ये वाला फाइलम, जो एनिलिडा है वो आपके आते हैं क्लोज में, उसमें ऐसे होता है आपके एनिलिडा के शरीर के अंदर, केचुए के शरीर के अंदर होता है, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल जो है जो ऐसा नहीं है, वो आपका है लीच, एक्सेप्ट, इसलिए लीच इसमें आ जाएगा, एक्सेप्ट, लीच को छोड़ के, एक्सेप्ट जिसको नमक से आप मारते हैं। ठीक है, लीच, लीच इसमें आएगा। ठीक है, लीच किस में आएगा, इसमें आएगा, है एनिलिडा का, लेकिन ये अपवाद है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके मोलस्का, मोलस्का इसमें आता है, लेकिन इसमें एक आता है सिफेलो, लेकिन शायद डिटेल में रहता पूछेगा, कॉर्डेटा, हम लोग तो भाई इसी में आते हैं, कॉर्डेटा, हम लोग कॉर्डेटा के हैं ना, तो ये इसके एग्जाम्पल हुए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ठीक है, तो ये हुआ, इसमें देख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए, खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब टाइप ऑफ सर्कुलेशन बता देते हैं, टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब देखिए मैं लिखा नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे लगता है समझाने से आपका तैयार हो रहा है, और लिख भी रहे हैं आप। ये मैप एक बार अपनी कॉपी खोजेंगे तुरंत मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सिंगल सर्कुलेशन और एक होता है डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे एक चीज और सोच रहे होंगे, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हम लोग डबल सर्कुलेशन वाले हैं। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, क्यों होता है बता रहे हैं, और दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक, डबल सर्कुलेशन जानते हैं, सिंगल सर्कुलेशन जिसमें केवल हार्ट से एक ही बार पास करे ब्लड, हमारे मतलब एक ही बार पास करे। ठीक है, और डबल सर्कुलेशन की जैसे हम लोग हैं कि हमारी बॉडी से जो ब्लड होता है 2 बार पास करे, एक बार हार्ट से एक बार बॉडी से, लेकिन सिंगल सर्कुलेशन में केवल ओनली वंस। ठीक, ब्लड क्या करे, एक बार सिर्फ हार्ट से एक बार पास करे, ब्लड पास ओनली वन, ब्लड
हम्म, ओनली वन। इसमें ब्लड सिर्फ एक बार प्राप्त करें। और क्या करें, जैसे इसका एग्जाम्पल है फिश। कौन एग्जाम्पल है इसका? क्लियर। फिश क्या करता है, और इसकी बॉडी मतलब कैसा होता है, इसका जो हार्ट होता है इसे ट्यूबुलर होता है, सिर्फ इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास करता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। इससे कौन सा ब्लड प्राप्त करता है? केवल डीऑक्सीजनेटेड। CO2 वाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास करता है। और क्या करता है, सिर्फ एक बार, एक ही बार, हार्ट से एक ही बार जाता है। जानते हैं कैसे? और इसीलिए इसको पहले मैं समझा देती हूँ, फिर मैं फिगर से समझाती हूँ। ठीक है, फिशेस में आते हैं एग्जाम्पल में, इसीलिए इसको सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। और इसके हार्ट कैसा स्ट्रक्चर है? ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं इसमें। जानते हैं और क्या है इसका, इसमें CO2 वाले ब्लड, जैसे जो CO2 वाले ऑर्गन को वेनस कहते हैं, तो इसलिए इसको वेनस हार्ट कहते हैं। CO2 जनरेटेड हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं, वेनस हार्ट कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड मतलब ऑक्सीजन सर्कुलेशन नहीं होता है। ठीक है, केवल, और इसमें 2 ही चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, 2 चैम्बर। फिर इसमें याद रख लीजिए, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। उसके बाद आता है डबल पे। डबल सर्कुलेशन में देखिए क्या होता है कि इनकम्प्लीट डबल, जैसे पूरी तरह से 2 बार नहीं जाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डबल बताते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं लिखा दे रही हूँ। देखिए इसमें आपके एम्फीबियन आते हैं, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, ठीक है, एंड रेप्टाइल्स आते हैं। और इसमें आपके आते हैं बर्ड एंड मैमल्स, कंप्लीट। ठीक है, देखिए इनकम्प्लीट में जैसे इसमें क्या होते हैं, इसमें आर्किल और वेंट्रिकल लिख लीजिए। इसमें 2 आर्किल होते हैं दोनों में, और 1 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक, ठीक है, और इसमें 2 आर्किल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। क्लियर, इसमें 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल होते हैं, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। क्योंकि इसमें देखिए आपका ऐसे हार्ट होता है, आर्किल तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन आपका जो वेंट्रिकल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता, तो ब्लड पूरा इसी में, इधर से भी राइट साइड से भी ब्लड आके लेफ्ट साइड से ब्लड इसमें मिक्स हो जाता है। और इसमें क्या होता है, 4 हार्ट होते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं, इसलिए ये चारों क्या होता है, एक दूसरे से क्लियर क्या करते हैं, अरे ये आपस में 2 बार मतलब क्लियर ब्लड होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। इसमें दिया क्या होता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीओबी ब्लड होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लास्ट में यहाँ पे आके मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, और इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो 2 बार सर्कुलेशन बॉडी में जब हो तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, और जब 1 बार सर्कुलेशन हो तो उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और बस मैं यही इतना पढ़ाऊंगी आज, और इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।